हाँ बेटा, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी का लास्ट टॉपिक। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, आवर्त बीजियों की, तो नाम से पता चल रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एनजीओ और दूसरा है, एनजीओ का मतलब होता है कवर, यानी कि नग्न न होकर के कैसे होंगे, आवर्त। और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि बीज। हम कहेंगे एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनमें बीज जो है वो कवर्ड रहता है। किससे रहता है बीज? फल से। बीज किससे बनता है? बीजांड से। फल किससे बनता है? अंडाशय से। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर आवाज नहीं बेटा, इसके अंदर जो बीजांड है अंडाशय या उसकी भित्ति से आवृत रहता है। फर्स्ट टर्म समझ में आई बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं। यानी इनमें बीज भी बनेंगे व फल का निर्माण भी। इधर ध्यान दो, इनमें बीज भी बनेंगे और फल भी बनेंगे। आवास की बात करते हैं तो ये लगभग हर आवास में पाए जाते हैं। आवास की दृष्टि से ये कैसे होते हैं बेटा? विविधतापूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? विविधतापूर्ण का मतलब एकमात्र ऐसे पादप समूह है जो स्थलीय भी होते हैं, मतलब मरुद्भिद भी होते हैं, शीत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जलीय भी होते हैं। जितने भी जलीय पादप है जिसमें पुष्प लगते हैं, जैसे कमल है ना, जैसे इकोर्निया, जैसे पिस्टिया, जैसे हाइड्रिला, वो सारे के सारे भी इन्हीं के अंदर आते हैं, जलीय पादप। यानी कि ये विविधतापूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो अपने पास में जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन था? सिकोया जाइजेंटिया। वैसे सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन होगा? यूकैलिप्टस रेगनेंस, यूकैलिप्टस रेगनेंस। लगभग 400 फीट इसकी हाइट रहती है। सबसे छोटा, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा? जैसे जिम्नोस्पर्म की बात की थी तो जेमिया पिग्मी आया था, आया था। वैसे इधर बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा होता है? वुल्फिया। वेरी गुड। जिसकी जो साइज रहती है वो रहती है 2 mm। 2 mm मतलब हाथ के ऊपर ये जो एक पॉइंट है ना पेन का, इसके जितना रहता है वुल्फिया। मतलब इनके अंदर भी फ्लावर है, इनके अंदर भी फ्लावर है। तो देख लो, एक छोटे से 2 mm से लेकर के 400 फीट बड़ा फ्लावर, सॉरी प्लांट भी है। अब इसी के अंदर बात करते हैं सबसे बड़ा पुष्प। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? रेफ्लिशिया। कौन सा बेटा? रेफ्लिशिया। क्लियर? अब देखना इधर, यहां तक तो इनका इंट्रोडक्शन था। इनके अंदर भी जाइलम होगा, इनके अंदर भी फ्लोएम होगा। जाइलम व
जाइलम उपस्थित। जाइलम के कितने तत्व और फ्लोएम के कितने तत्व, कोई बताएगा? जाइलम के कौन से? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। वैसे फ्लोएम के बारे में क्या होगा? चालनी नलिका, सहकोशिका, जाइलम की जगह फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम। समझ में आया बेटा? आगे देखें। अब इधर बात करते हैं। जनन पादप है तो ऑब्वियसली कायिक जनन भी होगा, लैंगिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा। हम बात करते हैं किसके बारे में? लैंगिक जनन के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ये एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें लैंगिक जनन के रूप में पुष्प पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे बीजा, वो हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि बीजाणु धान्य पर्ण की निचली सतह पर होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर शंकु होते हैं, लेकिन ये ऐसी संरचना है जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। और अगर हम एक पुष्प की संरचना देखें, किसकी संरचना देखें? पुष्प की, तो पुष्प के अंदर सबसे नीचे की तरफ पुष्प का डंठल रहता है। इस डंठल का ऊपर वाला भाग थोड़ा सा इस तरीके से फूला हुआ होता है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये तो हो गया पुष्प ग्रंथ। किसी को कोई दिक्कत? इसे हम कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन का दूसरा नाम होता है बेटा थैलेमस। ये थैलेमस ही पुष्प के जितने भी भाग होते हैं उनको ग्रहण किए हुए रहता है। सबसे बाहर वाला भाग रहता है पुष्प का, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ये एक, अगर इकाई के रूप में देखें तो इसको बोलेंगे बाह्य दल, और जब समूह में आ जाएगा तो बाह्य दल पुंज। इकाई के रूप में देखें तो इसको कहेंगे सेपल, और अगर पूरे ग्रुप के रूप में देखें तो इसको बोला जाता है कैलिक्स। दूसरा पार्ट रहता है कोरोला, तीसरा पार्ट रहता है पुंकेसर और चौथा पार्ट रहता है स्त्री केसर। तो सबसे पहले हम अंदर वाला पार्ट बना रहे हैं। स्त्री केसर कहाँ रहता है? ये स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र और उसके अंदर बीज। क्लियर? ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड। यहां से नर भाग के रूप में कौन निकलते हैं? पुंकेसर, या जिसको अपन क्या बोलते हैं एंड्रोइशियम के नाम से जानते हैं, इस तरीके से। और एक ये सबसे बाहर वाला भाग हो गया, ये सबसे अंदर वाला भाग हो गया, ये बीच में। और एक और पार्ट रहता है जिसको अपन बोलते हैं कि पुष्प के अंदर रंगीन कलर की पंखुड़ियां पाई जाती है, किसी में व्हाइट होती है, किसी में गुलाबी होती है। उन रंगीन कलर की पंखुड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। समझ में आया? ये वाला भाग क्या? दल। एक की बात करें तो दल, समूह की बात करें तो दलपुंज, जिसको अपन बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? इसकी इकाई कहलाती है पेटल। इसको बोलते हैं ग्रीन पार्ट को बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। ग्रुप में होगा तो कहेंगे कैलिक्स, अकेला होगा तो सेपल। इसको बोलते हैं अंडा से, सॉरी, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये हो जाएगा वर्तिका और ये हो जाएगा अंडाशय। इसकी बात करते हैं तो ये है पूतंतु और ये क्या कहेंगे? एंथर, या हम कह सकते हैं कि एक सेकंड बेटा, इसको पराग कोश कहेंगे। इस पूरे को बोला जाता है स्टेमन, या इस पूरे को बोला जाता है एंड्रोइशियम।
पुष्प की संरचना में किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। अब इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, मैं सीधा का सीधा चार्ट बना रहा हूं। अपने पास में कौन है? अपने पास में है पुष्प। पुष्प में नर भाग के रूप में कौन होता है? पुंकेसर। मादा भाग के रूप में कौन होता है? स्त्री केसर। हमें वही चाहिए। बाह्य दलपुंज प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दलपुंज क्या करता है? दलपुंज करता है कीटों को, पक्षियों को, मानव को, है ना, इनको आकर्षित करने का काम करता है ताकि उनसे परागण हो सके। नर भाग के रूप में कौन? नर भाग पुंकेसर, मादा भाग स्त्री केसर। पुंकेसर के पास में कितने पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना हुआ? एक तो बना है पुतंतु से और दूसरा बना है परागकोश से। इस भाग की बात करें तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब पहले चलते हैं नर भाग पे। ध्यान देना बेटा, इधर जहां पर ये चैप्टर में खत्म करूंगा, मतलब ये यूनिट खत्म करूंगा, इसी यूनिट के अंदर दूसरा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। अपने टेक्सोनोमी एंजियोस्पर्म पर खत्म होती है, जहां इसका इसका जनरल डिस्कशन है, वहीं अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है पुष्पीय पादपों में जनन। और उस वाले टॉपिक को भी मैं यही साथ में ही ले रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्रैश कोर्स है। जो क्वेश्चन बताऊंगा वो पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन आएगा तो उन 60 या 70 क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा, वरना अपने पास में आएगा। पिछली बार भी बोला था, पिछली बार पुष्प पादपों में जनन से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। पूछा जा सकता है कि पुष्प का नर भाग पुंकेसर, मादा भाग स्त्री केसर। मादा भाग में ऐसा कौन सा भाग है इन तीनों में से जो पराग कणों को ग्रहण करता है? कौन है? वर्तिकाग्र। जहां निषेचन होता है, कौन है? अंडाशय। अंडाशय की जगह अगर बीजांड हो तो भी अपना आंसर सही है। अब देखो पराग कोश की संरचना देखें तो पराग कोश में बहुत सारे परागपुट होते हैं और उसके अंदर कौन पाई जाती है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और सेम फीमेल के रेफरेंस में भी होती है कि यहाँ की कोई कोशिका है ना अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको प्रप्रसूतक कहते हैं, और वो सीधे क्या बना देती है बेटा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कोई दिक्कत? तो ये वाला जो एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक है वो कंटिन्यू ही चल रहा है। और एंजियोस्पर्म में जहां इंट्रोडक्शन है उसको अपन लिमिट में लेकर के इसके जस्ट वाला आगे वाला टॉपिक है पुष्पीय पादपों में जनन, उसको मैं यहां से समझा रहा हूँ, सीधा पुष्प के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कैसी होगी? द्विगुणित होगी। द्विगुणित होगी तो इनसे हमें क्या बनाना है? अगुणित। तो क्या करवाना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन करवाना पड़ेगा। करवा देते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा बताओ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा? लघु बीजाणु। एक कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिका। इधर क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4। इधर तो 4 के 4 सक्रिय रहते हैं, इधर 4 में से 3 तो हो जाते हैं विघटित। क्या हो जाते हैं? लेकिन एक रहता है सक्रिय। अंड कोशिका कितनी थी बेटा? 1 थी, है ना। और जो पुमणु थे वो बहुत सारे थे, वही संज्ञा है यहाँ पर।
यहां तक चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। देखो बेटा, लघु बीजाणु की संरचना देखें, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ देख लो कि लघु बीजाणु की संरचना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या करती है कि पराग नलिका का निर्माण करती है, और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से क्या होता है, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? दो नर युग्मक किसके पास में जाते हैं? फाइनली इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो है, यानी कि जो आगे चल करके अंड कोशिका बनाएगा, उसके पास में जाते हैं। कैसे? ये चारों के चारों अलग हो गए, अलग होकर के किसका निर्माण किया? परागकण का। मतलब इसके पास में कितने नर युग्मक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वैसे ही जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये आगे चल करके भ्रूण कोश बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण कोश। देखा पहले? देखा है बेटा, ये वाली संरचना, 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, एक बीच में, इस तरीके से बनाया है हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर, बीजांड के अंदर, है ना। तो ये है भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश में है क्या? अंड कोशिका है। मतलब हमें नर युग्मकों को कहां लेके आना है? यहां पर लेके आना है। हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इसका निर्माण किया, इसका निर्माण किया। अब इसको यहां पर ले जाना है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? कौन सी होगी बेटा? परागण। क्या होगी? परागण। परागण कितने प्रकार का? चलो इसको भी साथ में बता देते हैं। परागण कितने प्रकार का? अरे बेटा कितने प्रकार का? कौन कौन सा? स्वपरागण और पर परागण। ओके, स्वपरागण पर परागण तो ठीक है। परागण की परिभाषा, डेफिनेशन कोई बताएगा कि परागण ये होता है? नॉर्मल छोटी क्लासों में जो पढ़ी है वही, पराग कणों का, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना, यही होता है ना। देखो बेटा, छोटी डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना। थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करते हैं। पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक जाना। अब इन दोनों की भी डेफिनेशन को अपन साथ में ले रहे हैं। एक पौधे के, सुनना बेटा, एक पौधे के एक पुष्प से, या एक पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पौधे के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना। पुष्प कितना है? एक पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पौधे के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना। मतलब पुष्प एक है, इस तरीके से ये एक पुष्प है, ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है। सुनना बेटा, इधर एक पौधे के एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है? स्वपरागण। अब एक और चीज देखते हैं। एक पौधे के पराग कोश से पराग कणों का, सॉरी, एक पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी जाति के अन्य पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना। पौधे दो होंगे, पुष्प भी दो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों पौधों की जाति कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो कि वे खोखे का परागकण हो, नींबोड़ी के ऊपर जाकर के चिपक जाए। होगा नहीं ना कि भाई इधर नीम का पेड़ है, इधर बबूल का पेड़ है ना। बबूल के परागकण जो है वो नीम की वर्तिकाग्र पर गए, जहां नींबोली आनी चाहिए वहां पर खोखा आ गए, और जहां खोखा आना चाहिए वहां नींबोली। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। पले पड़ा। इसी स्वपरागण के अपन प्रकार देखते हैं। देखो, दो प्रकार है। कितने प्रकार है? एक होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन। और एक होता है सजात पुष्पी। क्या होता है बेटा? अब ये कौन सी माथा पड़ी है भाई कि हमने परागण पढ़ा, स्वपरागण, पर परागण भी पढ़ा, अब स्वयुग्मन सजात पुष्पी का है। देखो बेटा, हर लाइन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वहां से आता। स्वयुग्मन तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वयुग्मन का मतलब एक पौधे का एक पुष्प
उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक ही पौधे के ऊपर एक पुष्प के अलावा अगर कोई और पुष्प इसके परागकण अगर इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? है तो स्वपरागणी, मतलब कि एक ही पौधा है, लेकिन पुष्प कितने हैं? तो मैं कहूंगा कि एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है? सजात पुष्प। अब अगर एक पुष्प है तो बाहर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, परागकण पास की वर्तिकाग्र पर अपने आप चले जाते हैं, राइट। अब अगर इसको हम पारिस्थितिक तरीके से देखें तो ये वाली चीज सेम इसकी तरह दिख रही है, मतलब इसमें हमें कीट की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, पतंगा को मानव को किसी न किसी तरीके से लाने पड़ेंगे, अपने आप नहीं जाएंगे, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि सजात पुष्पी जो है पारिस्थितिक रूप से कैसा परागण है? पर परागण, लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागण, क्योंकि पौधा एक है, पौधे के ऊपर अलग अलग प्रकार के पुष्प नहीं हो सकते, एक ही प्रकार के पुष्प। समझ में आया? अगर हम देखें कि एक कोई कपल है, फैमिली है, उसके दो बेटे, दोनों का भले डीएनए अलग हो लेकिन जीन तो वही है, मदर फादर से आने वाला, है ना। अब दो कपल है, यानी कि भाई, वो कहें ना कि बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई के भी बच्चे छोटे भाई के भी बच्चे, उन बच्चों का जीन कहो डीएनए कहो आपस में मैच नहीं होगा, क्योंकि कपल ही चेंज हो गए। समझ में आया? तो ये फर्क होता है स्वयुग्मन में और सजात पुष्पी में, ठीक है। आगे इसको डिटेल में लेंगे तब बता देंगे आपको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। परागण के बाद में क्या होगा? निषेचन। चलो, परागण मतलब कि वर्तिकाग्र की सतह पर आ गए, आगे चल करके मिलन हो रहा है। अब निषेचन में यहां पर दो है। यहां का जो निषेचन है उसको हम बोलते हैं द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं? पहले भी समझाया था आपको। द्विनिषेचन मतलब नर युग्मक कितने? एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिलेगा, दूसरा नर युग्मक इस बीच वाले से मिलेगा। यानी कि एक तो हम कहेंगे कि सत्य निषेचन, सत्य निषेचन, और दूसरा दो बीच में और एक इधर से आता है तो क्या हो जाता है? तीन, जिसको हम बोलेंगे त्रिक संलयन। सत्य निषेचन मतलब कि किसका निर्माण होना? युग्मनज का, राइट। युग्मनज से क्या बनना? भ्रूण। और इधर त्रिक संलयन मतलब किसका निर्माण होना? पीईएन का, प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर कली पड़ा था, जिससे क्या बन जाता है? भ्रूणपोष। अब देखो बेटा, उधर था भ्रूणकोश, ये पूरी संरचना भ्रूणकोश है। जब इसके अंदर नर युग्मक आकर के इस वाले को ले जाता है तब भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। समझ में आया? अब क्या हुआ कि अपना जो भ्रूणकोश है ये किस में है? बीजांड में। बीजांड किस में है? अंडाशय में। मतलब बीजांड भी निषेचित हो गया, अंडाशय भी निषेचित हो गया, तो दो चीजें बनेगी। कौन सी? कौन सी चीजें बनेगी बेटा? बीज व फल। देखो इधर बीजांड हो गया, क्या बनाएगा? और अंडाशय हो गया, क्या बनाएगा? पल्ले पड़ा? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन, राइट। तो हमें नर युग्मक भी चाहिए और मादा युग्मक भी चाहिए। अपने पास में था कौन? पुष्प। अभी तक नर और मादा युग्मक नहीं थे, भाग थे, तो हमने क्या किया? नर युग्मक का निर्माण किया, मादा युग्मक का निर्माण किया, दोनों को करवा करके परागण करवाया, निषेचन कराया, जिससे जाकर के बीज और फल का निर्माण हुआ। हमने पहले एक पुरुष भाई साहब को तैयार किया और एक इधर महिला को तैयार किया, मतलब कि लाडे को तैयार किया और लाडी को तैयार किया। फिर उसकी क्या लेके गए? बारात, यानी परागण।
या तो ले गए हवाई जहाज में, मतलब कौन सा परागण, वायु परागण, या तो ले गए जहाज में तो कौन सा परागण, जल परागण, या फिर उसको कोई भी जानवर कीट वगैरह दे दिया, पक्षी दे दिया तो पक्षी परागण या कीट परागण, या फिर मानव अपने हिसाब से जाते हैं तो मानव परागण, या फिर चमगादड़ परागण, चमगादड़ के ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस परागण की प्रक्रिया में है क्या, ये वर्तिकाग्र, सुनना बेटा इधर इंटरेस्टिंग चीज है, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, यानी कि ये है तोरण द्वार, इसके ऊपर कौन आते हैं, ये भाई साहब। अब आकर के यहाँ बैठते हैं, सीधे ही दूल्हा आता है तो उसको फटाफट मंडप में नहीं लेते, पहले बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, पिलाते हैं, हाँ तिलक काटते हैं, दही ललाट करते हैं, है ना। बिल्कुल, अनुभव बोल रहे हैं क्या तेरा, नहीं देखा है ना। चलो, जितने भी बारात थे उनको खाना खिलाते, तो सुनना बेटा इधर, इससे रिलेट करो जोक्स अपार्ट। जो पराग कण पहुंचेगा ना, वो इस वर्तिकाग्र की सतह पर मौजूद जल, वर्तिकाग्र की सतह पर मौजूद जो बोरोन रहता है, बोरोन है यहाँ पर एक तत्व जो सल्फर रहता है, उसको ग्रहण करके फूल जाता है। फूलेगा तो इसका अंकुरण स्टार्ट होगा, जैसे अंकुरण स्टार्ट होगा फिर तोरण के अंदर ले लिया जाता है और घुमाटिए खिलाए जाते हैं। ठीक है, तेरा, हाँ फेरा, तेरा, मेरा हो गया कभी का बेटा, समझ में आया। और लास्ट में जाकर के दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं छोटे छोटे, एक का नाम है बीज और दूसरे का नाम है फल। ये अपने पास में एंजियोस्पर्म था। सुनना बेटा इधर, अपने सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक और है कि इस एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन बताना है, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे बताएं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंथम, क्या नाम था, एक और था जिसका नाम था हुकर, उन दोनों ने एक वर्गीकरण दिया, नाम ध्यान रखना बस। एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण मुख्य रूप से किसने दिया, बेंथम और हुकर ने। इन्होंने क्या किया कि अपने पास में एंजियोस्पर्म की 3 क्लासें बनाई। कितनी क्लासें बनाई, एक द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि बीच में किसको डाल दिया, जिम्नोस्पर्म। समझ में आया। इस द्विबीजपत्री में एक होता है अपने पास में डीजीपी, नाम सुना है, पुलिस जो भी होते हैं उसके अंदर एक पोस्ट होती है डीजीपी, ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना है डीजीएम, क्या ध्यान रखना है, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, एक बीजपत्री। अब इसके बाद में इसके यहाँ एक और चीज होती है, पीजीएम, क्या होता है, पोलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। नाम ध्यान रखना बस, क्या किया, डी की जगह पी किया। देखो पेटल किसे बोला था, दल को हमने पेटल बोला था। पॉली का मतलब होता है पेटल का खुला होना, गैमो का मतलब होता है पेटल का जुड़ा होना। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसके अंदर पेटल्स कैसे होंगे, दलपुंज कैसे होंगे, फ्री होंगे, जुड़े नहीं होंगे। और इनके अंदर जितने भी आएंगे उनके दलपुंज जो है वो जुड़े होंगे। तो क्या होगा, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइड। समझ में आया, आगे चलते हैं। इसके अंदर 3 क्लासें, कौन कौन सी, ध्यान रखना हमें, डीटीसी, डिस्की फ्लोरी, याद रखना और कुछ भी नहीं, डिस्की फ्लोरी, थैल्मी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, गैमोपेटली के अंदर हिब, क्या ध्यान रखना, शाबाश, हिब, हिब का मतलब हेटेरोमरी, इनफरी, बाई कार्पिलरी, बाई कार्पिलरी। कार्पल क्या होते हैं,
अंडाशय की इकाई है कार्पल, अंडाशय की इकाई है कार्पल। ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन एक ही बनता है, सुनना बेटा इधर, कि एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण दिया किसने, बेंथम और हुकर ने, इसके अलावा नहीं बनता। तो अगर ये याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट अपने सिलेबस में इसलिए हम कर रहे हैं। इधर ध्यान दो। अब मोनोक्लेमाइडी, इस मोनोक्लेमाइडी में हमें ध्यान रखना है काठमांडू, क्या ध्यान रखना है, CATMAND, करवेम्बरी पानी वाली यानी जलीय जातियां एक्वेटिस, T फॉर टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री, इधर ध्यान दो, A फॉर एपिगाइनी, न्यूडीफ्लोरी, ये डेफनेल्स। वापिस रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अपने सिलेबस में है इसलिए करना पड़ रहा है। यूनिसेक्सुअल्स यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल, सिर्फ एक लिंग। अब इधर ध्यान दो, एक बीजपत्री की क्लासे कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे इसमें हमें किसको ध्यान में रखना है, मेगा को, किसको, मेगा भी कौन सी, एनसीसी वाली, कौन सी, M4 मोनो एम्ब्री, सॉरी मोनो क्लेमाइडी, क्लेमाइडी, एपिगाइनी, ग्लूमेसी, एम्ब्रिएसी, N4 न्यूडेसी, कैल्सिनी और कोरोनरी। ये है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रख लेना कि दिया किसने। नाम न तो आपसे याद होंगे न ही करने, हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़े पल्ले पढ़ रखे। समझ में आया? आप क्या करो, एंजियोस्पर्म को यहां से करो लिखना स्टार्ट।